बर्फबारी आपदा को ध्यान में रखकर बनाए गए भवन। आपदा में केदारनाथ में मौजूद घर हो गए थे तबाह। 4 धाम यात्रा को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने की मांग। 30 जून से पहले यात्रा शुरू न करने की मांग। प्रशासन तैयारियों में जुटा। देहरादून में लगातार हो रहा सैनिटाइजेशन का काम। दूसरे दिन भी जारी रहा सैनिटाइजेशन का काम। नगर निगम कर्मचारी बखूबी निभा रहे भूमिका। मसूरी में बाइक सवार अनियंत्रित होकर पहाड़ी से गिरा, गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल रेफर। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। लामड़गढ़ में मालबा आने से बद्रीनाथ हाईवे ठप। भूस्खलन से करीब 6 घंटे तक अवरुद्ध रहा गंगोत्री मार्ग। और उत्तराखंड में मौसम ने फिर बदली करवट। मसूरी और देहरादून में झमाझम बारिश ने गर्मी से दी राहत। तेज बारिश के कारण तापमान में आई गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट जारी की है। क्या कुछ अपडेट है, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। उत्तराखंड कोरोना अपडेट। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट जारी की। राज्य में आज 38 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 1341। प्रदेश में अभी तक 498 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं ठीक। राज्य में अभी तक 28,945 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है निगेटिव। 5,905 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। आज 1,118 सैंपल की रिपोर्ट आई है निगेटिव। आज टेस्टिंग के लिए लैब में भेजे गए 552 सैंपल। एक नजर डालते हैं जिलेवार आंकड़ों पर। हरिद्वार में 14, देहरादून में 10, बागेश्वर में 6, टिहरी में 3, नैनीताल में 2, यूएस नगर में 2, चंपावत में 1। केदारनाथ धाम के लिए अच्छी खबर है। 16-17 जून 2013 की आपदा के 7 साल बाद केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के लिए पक्के भवन बनकर तैयार हो गए। इन भवनों को आपदा केदारनाथ धाम में होने वाली अत्यधिक बर्फबारी और भूकंप को ध्यान में रखकर बनाया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। 46 तीर्थ पुरोहितों के भवन बनकर तैयार। बर्फबारी आपदा को ध्यान में रखकर बनाए गए भवन। आपदा में केदारनाथ में मौजूद घर हो गए थे तबाह। 16-17 जून 2013 को आई थी आपदा। केदारनाथ धाम में जारी है पुनर्निर्माण कार्य। 16-17 जून 2013 की आपदा को शायद ही कभी कोई भुला पाएगा। इस आपदा ने केदारनाथ धाम के अलावा रुद्रप्रयाग जनपद के अधिकांश हिस्सों को तबाह कर दिया था। मंदाकिनी नदी के रौद्र रूप ने केदारनाथ धाम में स्थित अनेक भवनों को जड़ से उखाड़ दिया था। धाम के तबाह होने से केदारनाथ में रहने वाले स्थानीय लोगों के सामने रहने की दिक्कतें पैदा हो गई थीं। जबकि यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी रहने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थिति यह थी कि स्थानीय लोगों के अलावा यात्रियों को टेंट के सहारे रातें गुजारनी पड़ती थी। आपदा के बाद पहले नीम और अब वुड स्टोन संस्था ने धाम में तीर्थ पुरोहितों के लिए भवन तैयार किए हैं। केदारनाथ धाम में नवनिर्मित भवनों को केदारनाथ धाम में रहने वाली अत्यधिक बर्फबारी, आपदा, भूकंप आदि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 2013 की आपदा में 46 भवन तबाह हो गए थे, जिनमें से 41 भवन पूर्व में ही तैयार किए गए हैं
और GSW के सहयोग से 5 भवन तैयार किए जा रहे हैं, जिनका कार्य अंतिम चरण में है। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्यों की देखरेख कर रहे मनोज सेमवाल का कहना है कि 2013 की आपदा के बाद भवनों का निर्माण कार्य जारी है। वुडस्टोन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने टोटल जो GSW ने कहा है अभी 5 फिलहाल के लिए 5 मकान बनाने हैं, जिसमें से 2 मकान कंप्लीट हो गए हैं और 3 मकानों पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। जिन मकानों में वो सारे मकान गढ़वाली शैली में बने हुए हैं, उनमें जैसे क्लैडिंग के स्टोन लगे हुए हैं बाहर से, उसके प्लास्टर के बाहर से क्लैडिंग के स्टोन लगे हुए हैं, टीक के दरवाजे हैं, डबल दरवाजे वाले सारे घर ऐसे बने हुए हैं, और जो सीलिंग है ऊपर वो लकड़ी की सीलिंग हो रखी है, और मकान के चारों तरफ से लकड़ी के झालर लगे हुए हैं। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम को अपने भक्तों के आने का इंतजार है। 29 अप्रैल को कपाट खुलने के बाद एक भी भक्त बाबा के दरबार में नहीं गया है। मात्र मंदिर समिति के कुछ कर्मचारी, पुलिस के जवान और मजदूर ही धाम में मौजूद हैं। भक्तों से भरे रहने वाले केदारनाथ धाम में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है। दरअसल जून का महीना केदारनाथ यात्रा का पीक महीना माना जाता है। गर्मियों की छुट्टियां पड़ने के बाद देश विदेश के भक्त भारी संख्या में इन दिनों बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना वायरस के कारण अभी तक बाबा के दर्शनों पर रोक है, जिस कारण भक्तों से गुलजार रहने वाला केदारनाथ धाम वीरान है। दूर दूर तक धाम में एक भी यात्री नहीं है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज इंडिया के लिए रोहित टीमरी की रिपोर्ट। भक्त और भगवान के दर्शनों के बीच भी कोरोना वायरस आ गया है। केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद और चर्च को अब सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार खोलने के लिए धार्मिक स्थलों की समिति के पदाधिकारी और पुजारी तैयारियों में जुट गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हो रहे तैयार। भक्तों से सावधानी की दरकार। मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगे गोले। गुरुद्वारों में लंगर की जगह मास्क बटेंगे। 8 जून से अनलॉक होंगे देश के सभी धार्मिक स्थल। मंदिर, मस्जिद में करना होगा नियमों का पालन। भक्त और भगवान के दर्शनों के बीच भी कोरोना वायरस आ गया है। केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को अब जारी गाइडलाइंस के अनुसार खोलने के लिए धार्मिक स्थलों की समिति के पदाधिकारी व पुजारी तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि लॉकडाउन के चलते 20 मार्च से सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। पिछले 2 महीने से लोगों ने चैत्र नवरात्र, ईद, गुड फ्राइडे और गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस घर में रहकर ही मनाया। अब 8 जून से सभी धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। आपको बता दें, धार्मिक स्थलों को खुलने में 2 दिन बाकी हैं। 2 महीने से बंद धार्मिक स्थलों को खोलने के लिए प्रबंध समितियों ने तैयारियां पूरी कर ली है। ये निवेदन किया है या आग्रह किया है कि कोई भी मंदिर में जाकर के किसी चीज़ को नहीं छुए। एक तो मूर्तियों को टच नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, जो घंटे हम लोग बजाते हैं वो घंटों को हमने कपड़े से जो है, लाल कपड़ों से जो है सबको बांध रखा है, कोई उनको नहीं। इनके पूरे भवन और परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के पहुंचने से पहले जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। सबसे ज्यादा जोर सीमित संख्या में प्रवेश देने को लेकर है। माना जा रहा है कि एक बार में 20 से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मस्जिदों में प्रत्येक नमाज के बाद चटाई और दरी बदलने और मंदिरों में तिलक लगाने और प्रसाद वितरण, घंटा बजाने पर अभी रोक रखने की तैयारी है।
मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों के भवन व परिसर को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जा रहा है। गुरु हरकृष्ण ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਰਹੇ। तो सैनिटाइजर का भी ख्याल रखा जाएगा क्योंकि सैनिटाइजर मशीन हमने लगा रखी है। फिर आगे हाथ वॉश करने के लिए भी सैनिटाइजर हमने रखा है हर जगह पे। तो हमने 5-5 या 10-10 के ग्रुप में संगत को भेजेंगे मत्था टेकने के लिए, वो भी बेस बढ़ा के। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 1 के तहत 8 जून से शहर के सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। फिर से मंदिरों में पूजा होगी, वीरान पड़ी मस्जिदों में जमात के साथ नमाज होगी। चर्च, गिरजाघर और गुरुद्वारे अभी धार्मिक स्थलों में रौनक लौटेगी, लेकिन लोगों को सतर्क रहना होगा, एहतियात बरतनी होगी। इसके लिए शुक्रवार 5 जून को केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस जारी की। धार्मिक स्थलों में धार्मिक ग्रंथों, मूर्तियों को छूने की इजाजत नहीं होगी। पूजा में घंटी बजानी है तो श्रद्धालुओं को खुद घंटी लेकर जानी होगी। मंदिरों में प्रसाद नहीं बटेगा। नमाजियों को घर से वजू करके मस्जिद जाना होगा। मास्क पहनकर आने पर ही प्रवेश मिलेगा। शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद शहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थलों के प्रमुखों, ट्रस्टियों और समिति वाले धार्मिक स्थानों में प्रवेश के लिए अपनी गाइडलाइन भी बना रहे हैं। प्रयास किया जा रहा है कि एक बार में धार्मिक स्थल में अधिकतम 20 श्रद्धालु ही अंदर रहेंगे। उनके बाहर आ जाने के बाद दूसरों को प्रवेश दिया जाएगा। मंदिरों में तिलक लगाने, घंटा बजाने, प्रसाद वितरण पर रोक रहेगी। सामूहिक कीर्तन की भी फिलहाल अनुमति नहीं होगी। बच्चों और बुजुर्गों को घरों पर ही रहने का आह्वान किया जाएगा। बहरहाल मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च हो, सभी जगह 2 गज की दूरी अब बहुत जरूरी है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से बात की। इस दौरान उन्होंने प्रवासियों को मुंबई से उत्तराखंड भेजने पर उनका आभार जताया। साथ ही इस वैश्विक संकट के बाद उन्हें उत्तराखंड आने का न्योता दिया है। सीएम ने बताया कि सोनू सूद ने उत्तराखंड में फिल्म बनाने को लेकर भी काफी दिलचस्पी दिखाई है। लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे उत्तराखंड के 172 प्रवासियों को अभिनेता सोनू सूद ने मुंबई से स्पेशल फ्लाइट के जरिए उत्तराखंड भेजा है। सोनू सूद की इस दरिया दिली से उत्तराखंड के लोग भी उनके मुरीद हो गए हैं। शुक्रवार को जैली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे प्रवासियों ने सोनू सूद की तारीफ की, जिसके बाद शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनसे फोन पर बातचीत कर उनका आभार जताया। और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना काल में निजी अस्पतालों में बिकते हैं बेड। कालाबाजारी कर बेचे जाते हैं अस्पतालों में बेड। कब तक चलेगी निजी अस्पतालों में कालाबाजारी? सूबा बोलेगा। निजी अस्पताल में बिकते हैं बेड। कॉल कीजिए, दीजिए अपनी राय। 7800009830 7800009840। Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष
अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन को देखते हुए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। ग्राम सभा में भी समय समय पर लोगों को प्रशिक्षित किया जाए। स्कूलों में आपदा प्रबंधन से संबंधित सप्ताह में एक क्लास की व्यवस्था हो। उत्तराखंड के भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लोगों को आपदा प्रबंधन के लिए जागरूक करना जरूरी है। आगजनी घटनाओं और वर्षा काल के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए समय समय पर मॉक ड्रिल भी कराई जाए। क्वारंटीन में रह रहे प्रवासियों को रवाना करने के लिए पूर्व डॉक्टर हरीश पोखरियाल की टीम द्वारा सभी को व्यवस्था परीक्षण जांच की गई, जिसमें सभी का स्वास्थ्य सामान्य पाया गया और उन्हें सलाह दी गई कि वह अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें और मास्क एवं सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर स्वास्थ्य टीम और ग्राम निगरानी समिति को इनकी जानकारी उपलब्ध कराएं। जिन वाहनों के माध्यम से प्रवासियों को भेजा गया है उन वाहनों एवं प्रवासियों के बैगों तथा क्वारंटाइन सेंटर के सभी कमरों को भी सैनिटाइज किया जाए। बता दें कि यह सभी काम जिला प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में किया गया। ऊधम सिंह नगर जिले में कोरोना की जांच अब रुद्रपुर के जिला अस्पताल में बनी लैब में की जा सकेगी। इससे पहले जिले से सैंपल लेकर कोरोना की जांच हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज से कराई जा रही थी। जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जांच के लिए लैब की व्यवस्था की गई है। ऐसे में रोजाना 30 से 50 सैंपलों की जाँच की जा सकेगी। आपको बता दें कि कुमाऊं में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जाँच रिपोर्ट में 2 से 3 दिन का समय लग रहा था, जिसकी वजह से जिला स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलों की जांच बढ़ाने के लिए सुशीला तिवारी लैब के साथ साथ आज से जिला अस्पताल में भी जांच शुरू कर दी है। वहीं जिले के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि आज से जिला अस्पताल में सैंपलों की जांच शुरू हो गई है। लैब में रोजाना 30 से 50 सैंपलों की जांच की जाएगी। कितने सैंपल रख सकते हैं इसमें? ये रखेंगे। पहाड़ों में रोजाना हो रही बारिश के चलते एक बार फिर भूस्खलन का दौर शुरू हो गया है। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर लामड़बड़ स्लाइड एक बार फिर बंद होने का सिलसिला शुरू होने के साथ ही बाधित हो गया है। दशकों से लामबगड़ स्लाइड बद्रीनाथ यात्रा में रोड़ा बनता आ रहा है। आज सुबह भी 4 घंटे के भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद है। स्लाइड जोन से लगातार भूस्खलन हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर पहाड़ी से मलबा खिसक खिसक कर सड़क मार्ग को बंद कर रहा है। थोड़ा स्थिर हिलना नहीं चाहिए। कितना मीटर गया होगा? इसके उधर भी 4। थोड़ा स्थिर हिलना नहीं चाहिए। कितना मीटर गया होगा? इसके उधर भी 4। सरोवर नगरी नैनीताल में मंडलायुक्त और अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अरविंद सिंह हृदयांकी की अध्यक्षता में ऊधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण एवं नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण की बैठक डीडीए सभागार में संपन्न हुई। बैठक में हृदयांकी ने मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल करने और जन समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में जनता के हित में निर्णय लिए गए और गैर आवासीय मानचित्र के निस्तारण में आ रही समस्याओं का निराकरण करते हुए उप विभाजन शुल्क के निर्धारण की प्रक्रिया को भी जन उपयोगी एवं व्यवहारिक किया गया।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।